आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा मैच जो कि वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच में खेला जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता के उस मैदान जो कि फेमस है अपनी स्पिन को फेवर देने वाली नेचर की वजह से। लेकिन ये जो मैच है ये 7 फरवरी को शाम को 3 बजे से भारत के समय के हिसाब से जब यहाँ पर खेला जाएगा, यानी कि एक दिन के टी20 मैच के तौर पर। तो टॉस जीतने के बाद टीमें क्या फैसला करेंगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा फाइनल अपडेट्स के तौर पर। लेकिन अगर आप जाकर के देखें जो आईपीएल 2025 के यहाँ पर 7 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें से एक मैच का तो रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसमें से 4 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। और उन जो 6 कंप्लीट मुकाबले हुए थे, 7 मैचेस पूरे शेड्यूल थे यहाँ पर, एक मैच का रिजल्ट वहां पर आया नहीं। लेकिन बाकी 6 मैचेस में से जैसा कि आप रिजल्ट में देख पा रहे होंगे कि 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्लियर कट कहा भी कि फेमस है अपनी स्पिन बॉलिंग को फेमस देने वाली नेचर की वजह से, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर आप आंकड़े देखें उन 6 कंप्लीट मुकाबलों में तो 32 विकेटें स्पिन को और पेस को 40 विकेटें मिली हैं। जहां पर स्पिन को 32 में से 13 विकेटें पहली इनिंग में, 19 विकेटें सेकंड इनिंग में, और पेस को जो 40 विकेटें मिली उसमें 16 विकेटें पहली इनिंग में, 24 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये जो स्पिन और पेस का डेटा है और इसको इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें इलेबोरेट करके, तो काफी हद तक क्लियर होता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना यहाँ पर मुश्किल होगा और बॉलर्स के लिए फेवर्स यहाँ पर थोड़े से ज्यादा होते चले जाएंगे। जिसमें उन्हीं आखिरी 6 मैचेस का स्कोर कार्ड भी अगर आप देखें, जहां पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 174 का स्कोर चेंज हो गया, वो भी 7 विकेट के डिफरेंस से। लेकिन यहाँ पर 238 का स्कोर डिफेंड हुआ, वो भी केवल 4 रन के अंतर से। यहाँ पर 200 का स्कोर डिफेंड हुआ, वो भी 80 रन के बड़े डिफरेंस से। यहाँ पर 198 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहाँ पर 206 का स्कोर भी डिफेंड हो गया 1 रन से, और यहाँ पर 179 का स्कोर चेंज हुआ। तो निश्चित तौर पर रिजल्ट्स तो काफी हद तक पहले बैटिंग करने वाली टीमों के फेवर में गए हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सेकंड इनिंग में इतनी ज्यादा हेल्प मिलती हो कि रन यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं बनते। एक्चुअली बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी होती है, जिसमें मैच में आगे बढ़ने के साथ साथ इतनी बेहतर बैटिंग पिच पर भी सेकंड इनिंग में खास करके, और वो भी अगर दिन का मैच हो, तो थोड़ी सी स्पिन और पेस की जो गेंदें होती हैं वो बल्ले पर फंस करके आती हैं, थोड़ी सी स्लो इन नेचर हो जाती हैं। और उसी का फायदा सेकंड इनिंग में यहाँ पर जो भी टीम बॉलिंग करती है उसको मिलता है। और वैसे भी शाम को 3 बजे वाला मैच है, तो ड्यू का तो कोई भी फैक्टर यहाँ पर होता नहीं। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लगता है कि वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। लेकिन फिर भी जो टॉस के बाद के अपडेट्स होंगे वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा ही। लेकिन जो पिच रिपोर्ट आपको मैंने अभी बताया पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर, वो तो काफी हद तक फैक्ट के तौर पर हमारे गेम में रहेगा टीम बनाने के प्लान में। लेकिन साथ ही साथ जब हम ताजा पिच रिपोर्ट देखेंगे टॉस के बाद, उसकी पिच की पिक्चर्स को देखेंगे, तो उसके नेचर के बेसिस पर भी जो भी अपडेट्स होंगे वो तो आपको मैं पिच के बारे में बताऊंगा ही। फाइनल टीम भी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल आइए आगे देखते हैं जो वेस्टइंडीज का प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, जिसमें सिमरन हेटमायर रिसेंट टाइम में देखने को मिला है कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, कमाल के फॉर्म में है। जॉनसन चार्ल्स और साई होप आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी रोमन पावेल हैं, सरफेन रदरफोर्ड है, रोस्टन चेज हैं, और बाकी इनकी मेन बॉलिंग अटैक जिसमें रोमारियो शेफर्ड है, मैथ्यू फोर्ड है, जेसन होल्डर है जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अकील हुसैन और जेडन सील्स आपको फास्ट बॉलिंग तो करते दिखाई पड़ेंगे ही। अकील हुसैन उसमें से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे। बाकी बेंच पर अगर आप देखें तो इनके पास है समार जोसेफ, एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर, ब्रैंडन किंग है, गुदा केस मोते हैं, क्विंटन सैमसन जो कि एक हार्ड हिटर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। और बाकी इन्हीं प्लेयर्स का अगर आप करियर देखना चाहें टी20 फॉर्मेट में, तो वो आपके सामने, जहां पर क्विंटन सैमसन जो रिसेंटली इंक्लूडेड प्लेयर हैं, अभी तक 3 ही टी20 मैच खेले हैं, केवल 35 रन है। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके कितने मैचेस हैं, कितने रन है, क्या बैटिंग एवरेज रहा है पूरे टी20 फॉर्मेट में, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से कैसा चला है, और इवन जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग के क्या आंकड़े रहे हैं पूरे करियर में, और स्ट्राइक रेट क्या रहा है इनिंग की बेसिस पर, इसमें आपको पता चलता है कि पूरे करियर में पहली इनिंग में ऑन एन एवरेज कितनी गेंदें लगती हैं इनको, 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि मैथ्यू फोर्ड पहली इनिंग में ज्यादा बेटर बॉलिंग कर पाते हैं। तो वो सारा इनसाइड भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखने जाएं तो वो आपके सामने है, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो कुछ वार्म अप मैचेस भी खेले गए। और वार्म अप मैचेस हमने क्या देखा कि साई होप ने एक मुकाबला खेला, 5 रन बनाए, वहीं पर जॉनसन चार्ल्स ने भी केवल 8 रन बनाए एक ही मैच में। सिमरन हेटमायर को किसी भी वार्म अप मैच में खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इसके पहले जो भी ये सीरीज खेल करके आए थे यहाँ पर कमाल के फॉर्म में रहे थे। 48 नाबाद 75, 48, 13, 46 इस तरीके की पारी, और खास करके जब से नंबर 3 पर आ रहे हैं तब से जबरदस्त तरीके के फॉर्म में रहे हैं। और उसी में साई होप जिन्होंने वार्म अप मैच में तो कुछ खास कमाल नहीं किया, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े। लेकिन उसमें रोमन पावेल ने अभी वार्म अप मैच में 32 रन बनाए, उसके पहले भी फॉर्म ठीक ठाक सही था। सरफेन
सेफर्ड रदरफोर्ड ने वार्म अप मैच में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन इनका फॉर्म काफी बेहतर रहा था, जो कि अभी वार्म अप मुकाबले में तो फेल जरूर हुए, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए इंटरनेशनल टी20 मैच में 57 नाबाद की पारी खेल करके आए हैं। इसके पहले एशिया 20 खेल रहे थे, वहां पर भी काफी नीचे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब मौका मिल रहा था तो रन बना रहे थे। तो इन फॉर्म प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इस टीम के अंदर काफी हद तक यहाँ पर सिमरन हेटमायर और सरफेन रदरफोर्ड ही टॉप ऑर्डर से दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी में आ जाते हैं रोस्टन चेज, जो कि एज ए बैटर भी और एज ए बॉलर भी अपनी यूटिलिटी इतनी प्रोवाइड करवा देते हैं, जिन्होंने वार्म अप मैच में भी 6 रन बनाए, 1 विकेट लिया। उसके पहले का भी फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक सा ही रहा है ना। तो उस तरीके के ये प्लेयर हो जाते हैं जिनको मिस करना थोड़ा सा अपनी टीम से काफी रिस्की हो जाता है। और उसके बाद जो इनकी बॉलिंग अटैक आती है, जिसमें रोमारियो सेफर्ड है, मैथ्यू फोर्ड है, कंपेयर अगर आप करेंगे तो मैथ्यू फोर्ड आपको ज्यादा बेटर फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, जिन्होंने अभी वार्म अप गेम में एक 52 नाबाद की शानदार पारी भी खेली, विकेट इनको नहीं मिला। हालांकि उसके पहले बॉलिंग फॉर्म अगर आप कंपेयर करें रोमारियो सेफर्ड और मैथ्यू फोर्ड का, तो उसमें मैथ्यू फोर्ड ज्यादा बेटर रहे हैं। और उसके बाद आते हैं जेसन होल्डर, जो कि बहुत अच्छे बॉलिंग फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इनको भी आप टी20 फॉर्मेट में खास करके ड्रॉप नहीं कर सकते। और उसके बाद आते हैं अकील हुसैन, जिनके विकेटों के नंबर बहुत तगड़े तो नहीं है, लेकिन एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ईडन गार्डन का अगर मैदान हो तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी जेडन सील्स हैं, समार जोसेफ हैं, टी20 फॉर्मेट में दोनों ने कुछ खास कमाल रिसेंट टाइम में किया नहीं है। उसके अलावा इवन जो गुदा केस मोती है ना, ये थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़े हैं, लेकिन इनके प्लेइंग 11 में खेलने की कितनी संभावना है वो तो पिच को देखने के बाद ही टीमें तय करेंगी। लेकिन अगर ये खेलते हैं तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन में से एक हो जाएंगे, जो वेस्ट इंडीज की तरफ से सीधे आपकी स्मॉल लीग की टीम में आएंगे। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा ये स्क्वाड है, जिसमें पॉसिबली जो प्लेइंग 11 बनते दिखाई पड़ रही है, उसमें से 6 जो बेस्ट ऑप्शन जो सीधे आपकी टीम में आते हैं वो तो आपने यहाँ पर देख लिया, जिसमें अगर गुदा केस मोती किसी दूसरे प्लेयर के जहाँ पर प्लेइंग 11 में खेल रहे होंगे तो ये वो छठे ऑप्शन होंगे। वरना 7वें ऑप्शन के तौर पर आपके पास एक और प्लेयर साई होप का भी है नाम, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो किसी एक ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर को ड्रॉप करके जॉनसन चार्ल्स को भी रिस्क लेकर के आप इंक्लूड कर सकते हो। तो बेसिकली वो ट्रम्प होंगे। तो कौन से प्लेयर कैसे फॉर्म में है, वार्म अप मैचेस में उन लोगों ने क्या किया, और उसकी बेसिस पर हमारी टीम में कौन से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं, वो तो मैंने क्लियर कर दिया। जिसमें छठा, 7वां और 8वां ऑप्शन कौन हो सकता है वो भी बता दिया। बाकी हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ से आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। होल्डर का निश्चित तौर पर एक मैच में 2 विकेट है स्कॉटलैंड के खिलाफ, और अकील हुसैन के एक मैच में विकेटलेस हैं। ब्रैंडन किंग भी एक मैच खेले 17 रन है, लेकिन बाकी कोई प्लेयर इस टीम के खिलाफ खेला नहीं। इस मैदान पर खेलने की बात करें तो आईपीएल तो खेलते ही रहते हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, जहां पर साई होप के ईडन गार्डन पर 3 मैच में केवल 28 रन है, वहीं पर जॉनसन चार्ल्स के 1 रन है। सिमरन हेटमायर के 4 मैच में केवल 43 रन है। रोमेन पावेल ने यहाँ पर बढ़िया काम किया, 5 मैच 125 रन। तो ये एक ट्रम्प निकल करके आते हैं, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बैटिंग में ज्यादा बेहतर इन्होंने किया है। बाकी रोस्टन जेस के 3 मैच में 6 विकेटें भी हैं, 16 रन भी हैं। तो इनको तो वैसे भी आपको मैं बता चुका हूं, जो इनकी यूटिलिटी है उसको देखते हुए इनको ड्रॉप करना बहुत रिस्की होगा। रोमारियो सेफर्ड के 3 मैचेस में 2 विकेटें हैं, होल्डर के 4 मैच में 2 विकेटें हैं, और बाकी नंबर्स आप देखेंगे तो कुछ खास हेल्प आपको यहां से नहीं होगी। लेकिन एक चीज तो पता चलेगी कि यहाँ पे रोस्टन चेस काफी इंपॉर्टेंट है। रोमेन पावेल को आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में एज ए ट्रम्प इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद आकर के यहाँ पर वीकनेसेस भी चेक करें तो वेस्ट इंडीज की जब टीम सामने होती है तो सीधे सीधे एक आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग को इनके बैटर्स के आगे डाल दीजिए, वो विकेट फेंक करके आते हैं कई बार। साई होप स्पेसिफिकली लेग स्पिन पर 159 गेंद पर 155 रन बना करके 11 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म पेस को तो फिर भी इन्होंने ठीक ठाक खेला है। वहीं पर जॉनसन चार्ल्स की बात कर लें तो इनके सामने लेग स्पिन डालिए, ऑफ स्पिन डालिए, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, किसी के भी खिलाफ इनके आंकड़े अगर आप देख लीजिए ना, इतने बेकार हैं कि किसी भी बॉलर के भी आंकड़े इनसे बेहतर हो जाए एवरेज के तौर पर। बाकी सिमरन हेटमायर का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर एक कमजोरी रही है, 188 रन बना करके 20 बार आउट हुए हैं, 9 के आसपास का भी एवरेज नहीं है। बाकी लेग स्पिन पर भी 15 बार 171 रन बना करके आउट हुए हैं। और उसे में रोमेन पावेल, सरफेन रदरफोर्ड और रोस्टन चेस के भी आंकड़े अगर आप देखें तो वही बात, जो भी सामने की टीम में स्पिन बॉलिंग होगी वो हमेशा यूजफुल खास करके इस वेस्ट इंडियन टीम के खिलाफ रहेगी। और उसमें भी वो स्पिन बॉलिंग जो खास करके पूरे 4 ओवर करें वो तो और इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसे ऑप्शन है कौन कौन से सामने वाली स्कॉटलैंड की टीम, उसको देखने के लिए अगर आप इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम आपको टॉम ब्रूस का दिखाई पड़ेगा, जो कि है न्यूजीलैंड के प्लेयर, न्यूजीलैंड के लिए खेल भी चुके हैं, अब फिलहाल ये स्कॉटलैंड के लिए खेल रहे हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, राइट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं। बाकी जॉर्ज मुंशी है, माइकल जोन्स है जो ओपन करेंगे, ब्रेंडन मैकमिलन जो इनके एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है, इसके बाद रिची बैरिंगटन है, माइकल लीस है जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं विकेट कीपर बैटर
मैथ्यू क्रॉस, मार्क वॉट जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और रिसेंट टाइम में कई बार देखने को मिला है कि इनसे ओपन भी कराते हैं ये लोग। और उसके बाद साफियान शरीफ है, ब्रैडली करी है जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, ब्रैडली व्हील है। ये ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि तेज गेंदबाजी के तौर पर टीम में शामिल हो सकते हैं। बाकी स्पिनर कौन कौन सा है वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। बेंच पर जो ऑप्शन इनके पास मौजूद है उसको देखने जाएं तो इनके पास ओलिवर डेविडसन भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, मुझे लगता नहीं वो खेलेंगे मार्क वॉट के होते हुए। क्रिस ग्रीव्स जरूर एक ऐसा नाम है जो कि काफी चांसेस मुझे दिखाई पड़ते हैं कि किसी एक तेज गेंदबाज को कम करके इनको एक लेग स्पिनर के तौर पर ये लोग खिला लें और निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे वेस्ट इंडीज जैसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। आंकड़े अगर आप क्रिस ग्रीव्स के देखेंगे तो 29 मैचेस में 26 विकेटें हैं और सेकंड इनिंग में खास करके इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बहुत ही कमाल का है। और बाकी सभी प्लेयर का भी सारा करियर, खास करके इस स्कॉटलैंड के टीम के हर एक प्लेयर का करियर का डेटा वो आप जरूर देखिए कि जॉर्ज मुंसे का बैटिंग एवरेज 31 है, माइकल जोन्स का 22 है, ब्रेंडन मैकमिलन के 22 में 629 रन है, 31 का एवरेज है। वहीं पर रिची बैरिंगटन हो गया, टॉम ब्रूस बहुत अच्छा नहीं कर पाए T20 फॉर्मेट में और इसी वजह से न्यूजीलैंड के उतने मौके इनको मिले नहीं, लेकिन इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग काफी यूजफुल आज के इस मैच में रहेगी। और सेम चीज यहाँ पर माइकल लीस को लेकर के भी मैं कहूंगा। और बाकी बॉलिंग में जैसा मैंने कहा कि मार्क वॉट एक बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन होंगे इस टीम की तरफ से, क्योंकि कई बार चांसेस बनते हैं कि ओपन भी कर जाएं और जो प्लेयर हैं उनका करियर आंकड़ा आप जरूर देखिए। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस टीम ने भी ना अभी खेला वही वार्म अप मुकाबले खेले जिसमें एक मैच में 13 रन बनाए जॉर्ज मुंसी ने, 2 मुकाबले खेल कर माइकल जोन्स 6 और 21 रन की पारी खेल के, हालांकि ये इसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। बाकी ब्रेंडन मैकमिलन जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, इन्होंने कमाल की 2 मैचेस खेले, 55 रन की पारी भी खेली आखिरी मैच में, हालांकि बॉलिंग करते हुए विकेट नहीं मिला, लेकिन ये एक सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से जिनको ना सिर्फ अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं, इवन कप्तान है वस कप्तान भी बना सकते हैं। बाकी रिची बैरिंगटन ने आखिरी मैच में 46 रन की पारी खेली, 8 रन यहाँ पर बनाए, उसके पहले भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का इश्यू रहा है। टॉम ब्रूस इनसे ना तो वार्म अप मैच में रन बने ना तो उसके पहले बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल रन इनके देखें तो काफी बेहतर आपको दिखाई पड़ेंगे और जिनके चांसेस होंगे ऑफ स्पिन बॉलिंग के वो भी इनको सेकंड बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से बना देता है, जो कि आपके टीम में सीधे आएंगे। एक्सपीरियंस तो है ही। बाकी माइकल लीस दोनों जो मैचेस इन्होंने खेले वार्म अप मुकाबलों में एक भी विकेट नहीं मिला, एक भी रन इनसे नहीं बने, हालांकि उसके पहले काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। और उसके बाद आते हैं मैथ्यू क्रॉस, काफी नीचे बैटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद आते हैं जो मार्क वॉट, जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार इनसे ओपन भी करा लिया जाता है, जो कि इन्होंने आखिरी वार्म अप मैच में किया भी था। 33 रन की पारी खेली, 1 विकेट लिया, उसके पहले एक और वार्म अप मैच में 15 रन बनाए, 2 विकेट लिया। और ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो इस टीम की तरफ से कप्तान है, बस कप्तान का कोई ऑप्शन अगर आप खोजना चाहें तो एक मार्क वॉट होंगे, एक ब्रेंडन मैकमिलन होंगे। और उसके बाद जो पूरी की पूरी बॉलिंग है उसमें चाहे बात करें साफियान शरीफ की, चाहे ब्रैडली करी की और चाहे इवन ब्रैडली व्हील की भी, जिन्होंने अभी वार्म अप मैच में भी 2 विकेट लिया, तीनों काफी बढ़िया फॉर्म में है। बाकी अगर क्रिस ग्रीव्स खेलते हैं तो फॉर्म तो इनका भी काफी जबरदस्त लगा हुआ है, तो ये भी एक काफी तगड़े ऑप्शन होंगे जो कि सीधे टीम में आते हैं, जिसका रीजनिंग आपको मैंने पीछे ही क्लियर कर दिया था। तो ओवरऑल 3 तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास हैं, जिसमें माइकल लीस निश्चित तौर पर अपनी ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से चौथे प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में आ सकते हैं, लेकिन तभी अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो। वहीं पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो इन 3 में से कोई भी 1 या 2 पेसर अपनी टीम में आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें सबसे सेफ कोई होगा तो ब्रैडली करी होंगे, सेकंड बेस्ट ऑप्शन साफियान शरीफ होंगे और सबसे रिस्की ऑप्शन होंगे ब्रैडली व्हील। तो ये भी आपको बता दिया कैटेगरी वाइज कि किसको कब लेना है और कौन सबसे सेफ होगा, कौन सबसे रिस्की होगा। तो उम्मीद करूंगा क्लैरिटी तो आपको काफी हद तक स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से भी मिल गई। बाकी ये लोग कुछ मैचेस खेले भी हैं, कोई प्लेयर खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एक ही मैच खेल करके जॉर्ज मुंसी के 66 रन है, माइकल जोन्स के 20 रन है, रिची ब्रेंटन के 16 रन है, लेकिन टॉम ब्रूस के 3 मैच में केवल 28 रन है, माइकल लीस की 1 मैच में 4 रन है, 2 विकेट है, 3 विकेट है एक ही मैच में मार्क वॉट के, 3 रन है मैथ्यू क्रॉस के, 1 मैच में 1 विकेट साफियान शरीफ के, क्रिस ग्रीव्स 1 मैच खेले हैं लेकिन विकेट नहीं ले पाए हैं। बाकी इस मैदान पर तो कोई स्कॉटिश प्लेयर खेला है नहीं, तो उसका कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इनकी भी वीकनेसेस अगर आप देखने जाएं तो स्कॉटलैंड की टीम है, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी जो स्पिन बॉलिंग है वो हमेशा यूजफुल होगी, जो कि आपको आंकड़ों में यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो और ऑफ स्पिन हो या लेग स्पिन हो, हर तरीके के बॉलिंग के खिलाफ इनको दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी, जो कि डेटा में आपके सामने है। तो जो डेटा है वीकनेसेस का वो तो आपके सामने है, जिसको वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। बाकी एक बात तो क्लियर हो ही रही है कि क्यों मैं कह रहा था कि अकील हुसैन एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, और इवन गुदाकेश मोती वगैरह प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो वो भी। बाकी कोई लेग स्पिन का प्रॉपर ऑप्शन तो है नहीं अगर वेस्ट इंडीज के पास बात करें, लेकिन ऑफ स्पिनर कौन है वो तो आपको पता ही है, उनके बारे में आपको मैंने क्लियर कर ही दिया था। तो जो भी फाइनल टीम हमारे आज के इस मैच की बनेगी, टॉस के बाद के जो भी अपडेट्स होंगे, पिच रिपोर्ट होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूँ टॉस के बाद, तो जाकर के ज्वाइन कर दीजिए।
दीजिएगा। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर पूरा देखिए, एक भी ऐड आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने डिमोनेटाइज कर रखा है। तो पूरा वीडियो देखिए आराम से और अपनी टीम खुद से बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे, कदम चलते हैं। नमस्कार।